आज हम जनरल साइंस में फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं इस चैप्टर से संबंधित उनको सभी को सम्मिलित किया है। निश्चित रूप से ये आने वाली परीक्षाओं में एक भी प्रश्न को आपको गलत नहीं होने देगा, चाहे वो आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जनरल साइंस की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। शुरुआत करते हैं बल या। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि बल क्या है। बल क्या है, बल की परिभाषा क्या होगी? तो बल की परिभाषा होगी कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर वस्तु को गतिशील बनाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो स्थिर बनाएगा। यानी अवस्था परिवर्तन का कारक ही वास्तव में क्या होता है? बल होता है। तो यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर निश्चित रूप से कोई ना कोई बल जरूर कार्य कर रहा है। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन करता है। अगर हम इसे उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? स्थिर रखे फुटबॉल को किसी खिलाड़ी द्वारा बल लगाकर गति देना। तो यहाँ पर फुटबॉल प्रारंभ में क्या है? स्थिर है, और बाद में क्या होगी? फुटबॉल गतिशील हो गई। तो फुटबॉल, स्थिर फुटबॉल को गतिशील अगर किया जा रहा है तो उसका एकमात्र कारण क्या हो सकता है? ओनली ऑन फोर्स हो सकता है, बल हो सकता है। लोहे की सीधी छड़ को बल लगाकर उसे टेढ़ा कर देना। तो मान लीजिए एक लोहे की सीधी छड़ प्रारंभ में ऐसी है और बाद में वह सीधी छड़ कुछ इस तरह की हो जाए, तो यहाँ पर एक ही कारक कार्य कर रहा होगा और वह कारक होगा फोर्स। उस फोर्स के द्वारा इसकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। आप कह सकते हो, मान लीजिए कि कोई बालक है, साइकिल चलाकर ला रहा है, साइकिल की गति धीमी है और आप उस साइकिल को रोक देते हैं, तो साइकिल की गतिशील अवस्था से आप उसे स्थिर अवस्था में लेकर आ जाते हो। तो वहां पर जो कारक कार्य कर रहा है वह कारक निश्चित रूप से क्या है? बल है। तो बल को सिंपल रूप में आप इस तरह से समझेंगे कि बल वह अवस्था परिवर्तन का कारक है जो स्थिर वस्तु को गतिशील बनाएगा या गतिशील वस्तु को स्थिर बनाएगा। अगर हम बात करें बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, वेक्टर जिसे हम कहते हैं। बल के मात्रक के बारे में तो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जनरल साइंस के एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन के रूप में भी जानते हैं, जिसे हम कैपिटल एन से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसे हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। इसकी विमा होती है m1 l1 t-2। तो विमा का एक स्पेशल वीडियो हमने पहले ही बना रखा है। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको देख लें कि विमा कैसे बनाई जाती हैं, इकाइयां कैसे लिखी जाती हैं, किसी भौतिक राशि की मात्रक क्या होता है। तो भौतिक राशियों में मात्रक के नाम से हमने वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो परीक्षा में पूछी जाती है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। तो डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। डाइन किसमें है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट्स को याद रखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। अब बात करते हैं कि प्रकृति में कितने प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एक सिंपल सा प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे कि 4 टाइप्स के मूल बल ही हैं। यानी वास्तव में जो बल पाए जाते हैं वो केवल 4 प्रकार के ही प्रकृति में बल पाए जाते हैं। जितने भी अन्य बलों को हम पढ़ते हैं वो सब इनके बदले हुए रूप होते हैं। सबसे पहले बल के बारे में बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? देखिए, मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है। तो कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो इसने फोर्स लगाया m1, वस्तु ने फोर्स लगाया F1 और m2 वस्तु ने फोर्स लगाया F2। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग एक दूसरे को आकर्षित करती है, और उस आकर्षण को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कह सकते हैं
कि ब्रह्मांड में किसी भी दूरी पर स्थित कणों के मध्य लगने वाला दुर्बल आकर्षण बल, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कैसा बल है? दुर्बल बल है, दुर्बल बल। और दूसरा कैसा है? आकर्षण। इसकी परास अनंत होती है, यानी बहुत लंबी दूरी तक भी क्या करता है? ये कार्य करता है। आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि जितने बल से कोई वस्तु आकर्षित करती है उसका मुख्य गुण होगा द्रव्यमान के कारण वह वस्तु आकर्षित करेगी। यानी हम पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं अपने द्रव्यमान के कारण, और पृथ्वी हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है अपने द्रव्यमान के कारण। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि पृथ्वी पर हम टिके हुए हैं, यानी हमें पृथ्वी से अलग नहीं होना पड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है वह किस पर लगाया जा रहा है? हमारे ऊपर जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है द्रव्यमान के अकॉर्डिंग लगाया जा रहा है। तो पृथ्वी का आकर्षण हमारे आकर्षण बल से क्या है? ज्यादा है। यही कारण है कि हम पृथ्वी पर क्या है? स्थिर हैं, पृथ्वी से पलायन नहीं कर सकते। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कहा जाता है कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तो उसका उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल यह आकर्षण बल अंतरिक्ष में कार्य करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। पेपर में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 10 किलोग्राम की वस्तु को हम 50 लीटर पानी में रख देते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान अपरिवर्तित रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बदलेगा। चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आकर्षण बल जो कार्य करता है वह कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी परास क्या होती है? बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक का मतलब होता है लंबी दूरी पर स्थित कणों के बीच भी जो बल कार्य करता है, आकर्षण बल प्रकृति का कार्य करता है, वह कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर दो चीजें सामने आती हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल है और यह आकर्षण प्रकृति का है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण प्रकृति नहीं पाई जाती है और माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, और लंबी दूरी तक यह आकर्षण बल में क्या करता है? कार्य करता है। अब हम आगे बात करें विद्युत चुंबकीय बल। दूसरे प्रकार का जो बल है, मूल बल है, वह है विद्युत चुंबकीय बल। देखिए, विद्युत चुंबकीय बल दो कणों पर स्थित आवेश, अब जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो सकता है और चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो आवेश यानी कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दोनों ही हो सकते हैं। और मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव है तो वो दोनों कण एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और मान लीजिए चार्ज जो है वो दो कणों पर क्या है? एक कण का पॉजिटिव है और दूसरे कण का चार्ज नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आया कि आवेश के कारण जो बल कार्य करता है वह बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। स्थिर आवेश से तो विद्युत बल उत्पन्न होता है, यानी कि चार्ज यदि कांस्टेंट है, स्थिर है, तो वह स्थिर आवेश होता है और स्थिर आवेश से कौन सा बल उत्पन्न होता है? विद्युत बल उत्पन्न होता है। लेकिन यदि आवेश त्वरित है तो वह आवेश विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है। यहाँ पर आप डिफरेंस को समझेंगे, अंतर को समझेंगे कि यदि चार्ज स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वह बल कौन सा होगा? विद्युत बल उत्पन्न होगा। लेकिन यदि चार्ज गतिशील है, त्वरित आवेश है, तो त्वरित आवेश हमेशा विद्युत चुंबकीय बल को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो कणों पर विद्युत आवेश के कारण जो बल कार्य करता है वह बल कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय बल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हमने अभी बताया है कि चार्ज यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो बल कैसा होगा? आकर्षण का। और यदि चार्ज एक जैसी प्रकृति के तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण का। यह किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यह लंबी दूरी के बल हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण बल की परास बहुत अनंत होती है, लेकिन उससे कम परास होती है विद्युत चुंबकीय बल की। तो यह विद्युत चुंबकीय बल भी लंबी दूरी पर कार्य करता है। घर्षण बल एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल है। मांसपेशी बल, स्प्रिंग बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितने भी हैं वो सब कौन से प्रकार के बल में आते हैं? विद्युत चुंबकीय बल में आते हैं। तीसरे प्रकार का जो मूल बल है वह बल है प्रबल नाभिकीय बल।
यह प्रबल नाभिकीय बल बहुत ज्यादा प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है और नाभिक के अंदर कार्य करता है। किसमें कार्य करता है? नाभिक के भीतर यह बल कार्य करता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि नाभिक के भीतर यदि बल यह कार्य कर रहा है तो इसकी परास बहुत कम होगी, अल्प दूरी का होगा। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है। तो सबसे अल्प परास का जो बल होता है, यानी कि सबसे उच्च परास का बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और यदि सबसे कम परास के बल यदि पेपर में पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिक के भीतर जो बल कार्य करता है वो प्रबल नाभिकीय बल है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको पता होगा कि नाभिक में दो मूलभूत कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को आपस में बांधने का जो कार्य करता है वह बल जो होता है वह होता है प्रबल नाभिकीय बल। दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल। यह किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक से जोड़े रखने के लिए जो बल कार्य करता है वह है दुर्बल नाभिकीय बल। यानी दो मूल कणों के मध्य लगता है, इसकी परास बहुत कम होती है और ये मूलभूत कण जितने भी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं उन मूलभूत कणों में जो बल कार्य करता है वह बल है दुर्बल नाभिकीय बल। यानी इस तरह से प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुम्बकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। यानी कि सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होता है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल का, और सबसे कम जो आकर्षण बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। सबसे ज्यादा जो परास होती है वो होती है गुरुत्वाकर्षण बल की। अब हम बात करते हैं संपर्क के आधार पर बल कितने प्रकार के होते हैं। संपर्क के आधार पर बल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षेत्रीय बल और दूसरा होता है संपर्क बल। क्षेत्रीय बल होता है किसी वस्तु के अन्योन्य प्रभाव के कारण, मान लीजिए कोई एक वस्तु है दूसरे वस्तु के, मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु, तो इस वस्तु का प्रभाव यदि दूसरे वस्तु पर कितना पड़ रहा है, इस बल को हम कहते हैं क्षेत्रीय बल। और यदि 2 वस्तुएं एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु एक दूसरे के साथ क्या है? संपर्क में है, तो इस बल को हम कहेंगे संपर्क बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षेत्रीय बल है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल वहां लगेगा जहां पर द्रव्यमान के कारण एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर अपना प्रभाव है या अन्योन्य क्रिया वह कर रहा है। विद्युत चुम्बकीय बल यानी आवेश के कारण किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर जो प्रभाव है या वह अन्योन्य क्रिया कर रहा है तो वह एक क्षेत्रीय बल होगा। संपर्क बल में 2 वस्तुओं का संपर्क में आपस में मिलना बहुत जरूरी होता है। तो 2 वस्तुओं के संपर्क में आने के कारण जो लगने वाला बल है वह कौन सा है? संपर्क बल। अविलंब बल, अविलंब बल क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक सतह है, सतह पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में कोई दाब लगाया जाता है तो बल उत्पन्न जो होता है उसे क्या कहते हैं? अविलंब बल कहते हैं। अविलंब बल में संपर्क, सतह का संपर्क होता है, तो यह कैसा बल होगा? संपर्क बल। तनाव में भी सतह का संपर्क होता है तो तनाव बल भी क्या है? संपर्क बल। और घर्षण में सतह का संपर्क होना बहुत जरूरी है। यदि सतह का संपर्क है तो घर्षण बल है, यदि सतह का संपर्क नहीं है तो घर्षण बल नहीं है। तो अविलंब बल, तनाव बल, घर्षण बल ये सब क्या है? संपर्क बल के उदाहरण हैं। आगे हम बात करें, अविलंब बल स्वतंत्र बल नहीं है। यह तब उत्पन्न होता है जब 2 सतह आपस में एक दूसरे पर क्या लगाती हैं? दाब लगाती हैं। और अविलंब बल हमेशा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर दृष्टि में होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है अविलंब बल, ऊर्ध्वाधर दिशा में पाया जाता है। अब बात करते हैं गति के नियम। गति के नियम को न्यूटन ने अपनी पुस्तक 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया। या न्यूटन ने 1687 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, उसमें गति के नियमों को दिया। गति के नियम हमें बल के बारे में बताते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि गति के नियम किसके बारे में बताते हैं तो बल के बारे में बताते हैं, बल के बारे में बताते हैं। गति के 3 नियम हैं। गति के कितने नियम हैं? 3। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। पहला नियम, गति का पहला नियम बल की परिभाषा और आवश्यकता के बारे में बताता है। दूसरा नियम बल की परिभाषा और बल की फॉर्मूला और मान के बारे में बताता है। तीसरा बल के अनुप्रयोग के बारे में बताता है।
तो पहला नियम है जड़त्व या गैलीलियो का नियम, यानी पहले नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। दूसरा नियम है संवेग परिवर्तन का नियम और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों नियम, गति के नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके उदाहरण डायरेक्ट जनरल साइंस में क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। हम पहले नियम को समझते हैं। पहला नियम कहता है कि मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और यदि गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आती है, बल की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि बल अवस्था परिवर्तन का कारक है। मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है तो बिना उसे बल लगाकर गतिशील नहीं किया जा सकता। दूसरा, मान लीजिए कि कोई वस्तु गतिशील है तो बिना बल के उस वस्तु को इससे स्थिर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर बल की परिभाषा स्पष्ट रूप से हमें नजर आती है। दूसरा कि बल की आवश्यकता के बारे में भी पहला नियम बताता है। बल क्यों आवश्यक है? बल आवश्यक है स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए, बल आवश्यक है गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए। तो बल अवस्था परिवर्तन करता है, या सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। तो ये हमें बताता है पहला नियम। पहला नियम के उदाहरण के रूप में हम समझना चाहें कि चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाला व्यक्ति थोड़ी दूर उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो चलती हुई ट्रेन है या बस है वो पहले गतिशील है, तो जो व्यक्ति उससे उतरेगा तो वो गतिशील रहना चाहेगा, तो हल्का सा मूवमेंट वो गति करता हुआ चलेगा तो वह चोट लगने से बच जाएगा। और यदि वह गति नहीं करेगा तो पृथ्वी क्या है, स्थिर है, पृथ्वी स्थिर रहना चाह रही है और वह व्यक्ति क्या गतिशील था, तो गतिशील होने के कारण अगर वह गति नहीं करेगा तो उसे आगे की ओर धक्का लगेगा और उसको चोट लग सकती है। चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठा व्यक्ति आगे झुक जाता है। उसका कारण है क्योंकि बस पहले क्या कर रही थी, गति कर रही थी, और जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो बस क्या हो गई, स्थिर हो गई। तो जो हिस्सा हमारे बस से टच में नहीं था वो गतिशील था, तो गतिशील होने के कारण हमें आगे की ओर क्या होगा, धक्का लगेगा। स्थिर गाड़ी को एकाएक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर क्या लगता है, झटका लगता है। तो स्थिर गाड़ी को जब चलाया जाता है तो स्थिर गाड़ी जब गतिशील होती है तो जो हिस्सा हमारा सीट से टच नहीं होता है वह स्थिर था, और स्थिर था और नीचे वाला हिस्सा गतिशील हो जाता है जिससे हम गाड़ी से बैठे हुए थे। तो गतिशील होने के कारण स्थिर भाग जो पीछे की ओर रहेगा और गतिशील भाग आगे की ओर जाएगा, तो हमें हमेशा धक्का कहाँ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर लगे फल टूटकर गिर पड़ते हैं, क्योंकि फल प्रारंभ अवस्था में कैसे थे, स्थिर थे, लेकिन शाखा को गतिशील कर दिया है तो स्थिर होने के कारण वो उसके साथ क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस तरह से पहला नियम, गति का पहला नियम हमें बल की परिभाषा के बारे में बताता है, बल की आवश्यकता के बारे में बताता है। बल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वह अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। दूसरा नियम है संवेग परिवर्तन का नियम। संवेग परिवर्तन का नियम कहता है कि किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। यानी कि यदि किसी वस्तु का संवेग बदल रहा है तो वहां पर निश्चित रूप से एक बल कार्य करेगा और उस बल का मान होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण F = ma। ए क्या है, यहाँ पर त्वरण है और m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है जिससे चोट कम लगती है। तो पीछे की ओर खींचने का कारण यह है कि जो गेंद है उसको पकड़ा है, तो गेंद को जब पकड़ा है तो पकड़ने पर गेंद का वेग धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, उसका संवेग बदलता है। संवेग बदलता है तो हमें कम बल का अनुभव होगा और कम बल का अनुभव होगा तो हमें चोट भी क्या लगेगी, कम लगेगी। दूसरा है गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है। तो शॉक एब्जॉर्बर जो होता है वो गाड़ियों में झटकों को हमें क्या करता है, बचाता है। जब हल्की और भारी गेंद एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है क्योंकि द्रव्यमान कम होने के कारण
हल्की गेंद का जो बल है वह क्या होता है, कम लगता है, जिसके कारण हमें चोट कम से कम लगती है, तो इसको आसानी से हम पकड़ सकते हैं या कैच कर सकते हैं। तीसरा है बल का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए, तो जितना बल उस वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है वह वस्तु उतना ही प्रतिक्रिया फलस्वरूप बल लगाती है, और जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो प्रतिक्रिया बल हमेशा बल की दिशा के विपरीत और बराबर मात्रा में कार्य करता है। यही कारण है कि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए रॉकेट को ऊपर की ओर उड़ाया जा रहा है, तो रॉकेट प्रणोदन जो है, रॉकेट का ऊपर की ओर प्रक्षेपण जो है वो गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। तो जब रॉकेट उड़ता है तो आपने देखा होगा कि नीचे की ओर धुआं फेंकता है, तो जितने बल से वह धुआं पृथ्वी को धक्का देता है, पृथ्वी उतने बल से उस रॉकेट को क्या करती है, धक्का देती है, तो वह रॉकेट ऊपर की ओर क्या होता है, चला जाता है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बंदूक से जब गोली निकलती है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है, यानी जितने बल से हम गोली को धक्का मारते हैं, गोली उतने ही बल से पीछे की ओर प्रतिक्रिया फलस्वरूप धक्का मारती है, तो हमें पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। तो यही क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। पानी में खड़े नाव पर से जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर क्या होती है, हट जाती है। तो हम जितने बल से नाव को पीछे की ओर धक्का देते हैं, नाव उतने ही बल से हमें आगे की ओर धक्का देती है, तो हम किनारे पर पहुंच जाते हैं और नाव कहां चली जाएगी, पीछे की ओर चली जाती है। रॉकेट प्रक्षेपण गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। यानी कि हम जितने भार से, जितने बल से पृथ्वी हमें क्या करती है, आकर्षित करती है, उतने ही बल से पृथ्वी हमें क्या करती है, प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो वह बल क्या होता है, हमारा भार कहलाता है। नाव चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेला जाता है। जितने बल से हम चप्पू को पीछे की ओर धकेलते हैं, चप्पू भी उतने ही बल से हमें नाव को आगे की ओर क्या करता है, धकेलता है। तो यह भी क्या है, एक प्रतिक्रिया बल है। तो इस तरह से गति के 3 नियम हमने पढ़े। पहला नियम है जड़त्व का नियम, जिसे हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। दूसरा है संवेग परिवर्तन का नियम, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पहला नियम बल की आवश्यकता के बारे में, दूसरा नियम बल की परिभाषा के बारे में, तीसरा नियम परिभाषा व मान के बारे में बताता है, फॉर्मूला के बारे में बताता है, सूत्र के बारे में बताता है, और तीसरा नियम बल के अनुप्रयोग के बारे में बताता है कि प्रत्येक क्रिया की कोई ना कोई क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं संवेग के बारे में। संवेग क्या है, मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। P = mv, जहां पर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या है, वस्तु का वेग। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसकी विमा सामान्यतः पेपर में पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। विमा होती है m1 L1 T-1। फॉर एग्जाम्पल, 2 वस्तुओं का यदि वेग समान है तो भारी वस्तु का संवेग क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यहां पर निर्भरता किस पर आ जाएगी, द्रव्यमान पर आ जाएगी। तो जो वस्तु भारी होगी उसका संवेग क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि द्रव्यमान और वेग दोनों ही संवेग के क्या हैं, समानुपाती हैं। 2 वस्तुओं का भार समान है तो अधिक वेग से चलने वाली वस्तु का वेग क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर निर्भरता किस पर आ जाएगी, वेग पर आ जाएगी। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम गति के दूसरे नियम और तीसरे नियम का परिणाम है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि गति के कौन कौन से नियम संवेग संरक्षण के नियम में कार्य करते हैं। तो वह है गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम में कार्य करता है। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि मान लीजिए कोई प्रतिक्रिया हो रही है, या कोई टक्कर हो रही है, या कोई गति हो रही है, तो यदि कोई बाह्य बल कार्य न करे तो गति से पहले का संवेग और गति के बाद का संवेग क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। किसी निकाय का गति से पहले संवेग तथा गति के बाद का संवेग नियत रहता है जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर, और यदि बल कार्य करता है तो अवस्था परिवर्तन होती है। अवस्था परिवर्तन के कारण गति का मान भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। स्थिर वस्तु गतिशील हो जाती है और गतिशील वस्तु स्थिर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य बल 0 हो, F एक्सटर्नल यदि 0 हो तो गति से पहले संवेग, गति से पहले संवेग m1v1
और गति के बाद संवेग दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, m2v2 के बराबर होंगे। रॉकेट प्रणोदन संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति नाव में कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसकती है और हमें आगे की ओर धक्का लगता है, तो यह भी क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। तो आप इन दोनों एग्जाम्पलों को याद रखेंगे। पहला एग्जाम्पल है रॉकेट प्रणोदन और दूसरा है जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्या होती है, खिसकती है। तो दोनों ही किस पर आधारित हैं, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित हैं। आगे हम बात करें आवेग के बारे में, इम्पल्स के बारे में। आवेग क्या है? आवेग होता है जब कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत कम समय के लिए जब कोई बल लगता है, कार्य करता है, तो बल तथा समय अंतराल का गुणनफल क्या कहता है, आवेग कहता है। आवेग को हम कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। तो कैपिटल आई इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा क्या है, वह समय अंतराल जो जिस समय अंतराल पर कोई बल कार्य कर रहा है। संवेग में परिवर्तन भी इसको कह सकते हैं। इसका आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मात्रक। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड। आवेग की दिशा वही रहती है जो बल की दिशा होती है। मंद हवा सुखदायी जबकि आंधी क्या होती है, विनाशकारी होती है। दोनों ही क्या है, वायु है। लेकिन मंद हवा में बल क्या है, कम कार्य कर रहा है, आवेग क्या है, कम है, तो यह सुखदायी होगी। जबकि आंधी में आवेग का मान क्या होता है, अचानक बढ़ जाने के कारण वह विनाशकारी होते हैं। क्रिकेट की गेंद पर बल्ले का बल। मान लीजिए एक क्रिकेट मैच हो रहा है तो बॉलर जो गेंद फेंकना है तो बल्ले से बहुत कम समय के लिए वह टच होती है और बहुत कम समय के लिए टच होती है, उस पर जो बल कार्य करता है उसकी दिशा और गति को दोनों को बदल देता है। तो वह भी क्या है, किस पर आधारित है, आवेग पर आधारित है। तो बहुत कम समय के लिए जहां भी आपको बल दिखाई दे, यानी बहुत कम समय के लिए बल कार्य कर रहा हो, तो वह बल कौन सा होगा, आवेग होगा। अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण के बारे में। बल आघूर्ण क्या है? जब किसी पिंड को कोई बाह्य बल किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है तो बल की इस प्रकृति को बल आघूर्ण कहते हैं। मान लीजिए यह कोई छड़ है और इस छड़ को किसी एक बिंदु के सापेक्ष घुमाया जा रहा है। तो ये घुमाया जा रहा है, तो घुमाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, बल की आवश्यकता होगी। छड़ की लंबाई कितनी है, एल है। तो जो घुमाने के लिए जो बल कार्य करेगा किसी अक्ष के परितः, तो वह बल क्या होगा, बल आघूर्ण, जिसे हम टॉर्क से व्यक्त करते हैं। और फोर्स जो लगाया जाता है वो एफ, और जिस लंबाई पर लगाया जाता है उसे एल कहते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ एल। इससे सामान्यतः एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आवेग की इकाई हमने अभी बताई थी न्यूटन सेकंड, और बलाघूर्ण की इकाई होती है न्यूटन मीटर। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बलाघूर्ण की इकाई होती है न्यूटन मीटर। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने उनको सभी को सम्मिलित किया है, और निश्चित रूप से ये परीक्षा में आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो गलत नहीं होंगे। तो इसको चैप्टर को पूरा अच्छे से 1-2 बार पढ़ें, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं वो सभी छात्र इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। लगभग हर एग्जाम में यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाता है। यदि किसी बल को अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाए तो बलाघूर्ण अधिक होगा। यदि अक्ष से 0 दूरी पर लगाया जाए तो बलाघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। अर्थात इस दशा में पिंड को घुमाया नहीं जा सकता, चाहे उस पर कितना भी बल क्यों ना लग रहा हो। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि जितने भी हैंडपंप होते हैं उनके हत्थे लंबे बनाए जाते हैं, जिससे कि आघूर्ण हो जाए और बल हमें कम लगाना पड़े। तो कम बल लगाने पर पानी आसानी से ऊपर की ओर आ जाता है। और एग्जांपल यदि हम पढ़े, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेच को आसानी से घुमाया जा सकता है और कहीं भी उसको लगाया जा सकता है। और हैंडपंप के लंबा हत्था भी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। और तीसरा, सरल मशीन भी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जितने भी सरल मशीनें हैं वह सब बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं।
तो बल आघूर्ण की जो इकाई होती है वह होती है न्यूटन मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपसे परीक्षा में एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये संवेग, आवेग और बल आघूर्ण ये एक ऐसे टॉपिक है जो कंफ्यूजेटिक भी हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से 1-2 बार इसको जरूर पढ़ें, जिससे कि आपका पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो। अब हम बात करते हैं दो विशेष प्रकार के वृत्तीय गति में जो बल कार्य करते हैं, वह बल है, एक बल है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा बल है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और अपकेंद्रीय बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। नाम से पता चल रहा है अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल, और दूसरा है अपकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र से विपरीत दिशा में लगने वाला बल। तो वृत्तीय गति में दोनों बल कार्य करते हैं। वृत्तीय गति में लगने वाला बल जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है अपकेंद्रीय बल का mv²/r। और दूसरा बल है यह अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दें आप, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है यह बल अभिकेंद्रीय बल। यानी कि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप है तो पहले से नहीं होगा, और पहले से नहीं होगा तो बहुत कम समय के लिए यह बल पाया जाएगा, इसीलिए इसको छदम बल या जड़त्वीय बल या आभासी बल कहते हैं। इसकी दिशा केंद्र से क्या होती है, हमेशा बाहर होती है। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है ग्रहों का सूर्य के चारों ओर उपग्रह का ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाना अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव है, क्योंकि वह अभिकेंद्रीय बल के कारण ही उसको आकर्षित करते हैं और वृत्तीय गति में उसको क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्रीय बल के कारण ही क्या करता है, गति करता है। साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ते समय अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, मोड़ पर अंदर की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, जिससे कि वह साइकिल को आसानी से ले जा सके। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अपकेंद्रीय बल से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वॉशिंग मशीन से। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रण पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके कारण कपड़े से मैल क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। दूध से मक्खन निकालते समय आपने देखा होगा, दूध से जब मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है तो मक्खन क्या हो जाता है, किनारों पर आ जाता है। तो किनारों पर आने का मतलब यह है कि मक्खन दूर हटाया गया है दूध से, तो वह भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। झूला झूलने पर बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल का अनुभव होता है। अगर हम रस्सी को ना पकड़ें तो पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। किस बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो झूला झूलने पर जो पीछे की ओर गिरने की जो प्रक्रिया होती है वह भी किसके कारण होती है, अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। अब हम एक सिंपल सी चीज के बारे में बात करते हैं। सिंपल है और पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लैंग्वेज जैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं और आपसे गलतियां की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। टॉपिक है द्रव्यमान। मास क्या है, तो मास है यानी किसी वस्तु को जड़त्व को मापने की जो इकाई है वह क्या होता है, मास। यानी द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व के बराबर होता है। तो जितना किसी वस्तु का जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वस्तु का द्रव्यमान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखें। आप गलतियां करते हो कि वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है, नहीं। वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी, चंद्रमा या अंतरिक्ष में नहीं बदलता, क्योंकि किसी भी वस्तु का जड़त्व परिवर्तनशील नहीं। तो बदलता क्या है, बदलता है भार। भार क्या है, भार एक बल है। भार क्या है, एक बल है, ये आप याद रखेंगे, भार एक बल है। अब वो किस प्रकार का बल है कि प्रकृति किसी वस्तु को जितने गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। मान लीजिए बल की परिभाषा है F बराबर m है। हमने अभी बताया कि भार एक क्या है, बल है। तो F होता है बल और m होता है वस्तु का भार, a होता है वस्तु का त्वरण। तो मान लीजिए पृथ्वी के त्वरण के बारे में बात करते हैं, तो पृथ्वी का त्वरण हमेशा जो होता है वो होता है g होता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिक्स है, पूरी पृथ्वी पर कार्य करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता, क्योंकि उसका जड़त्व नहीं बदलता। तो अब बात आती है कि द्रव्यमान किस कारण भार किस कारण बदल सकता है, तो केवल एक ही कारण है, जी के मान में कमी या बढ़ोतरी बदल जाएगा। जी के मान में कमी या बढ़ोतरी होने पर भार का मान बदल जाएगा। तो भार जो है वह बदल जाता है, किसके कारण बदल जाता है, में परिवर्तन के कारण। तो W बराबर हो जाता है mg और इसका मात्रक होता है न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन।
अब यहाँ पर हम बात करें चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 रह जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है और आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर उस व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, तो 1/6 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/6 रह जाएगा, होगा वो कितना होगा, 10 किलोग्राम होगा। तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का जो भार होगा वह होगा 10 किलोग्राम। तो परिवर्तन किसके कारण हुआ? परिवर्तन होता है गुरुत्वीय त्वरण बदलने के कारण। यदि पृथ्वी वर्तमान समय से 17 गुना तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या होगा? में शून्य होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को अपना भार महसूस नहीं होगा, भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब एक टॉपिक है लिफ्ट में आभासी भार। लिफ्ट में आभासी भार टॉपिक है। तो मान लीजिए लिफ्ट स्थिर है, तो केस फर्स्ट कहता है लिफ्ट स्थिर है। तो मैं ये कह देता हूं कि मान लीजिए ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और लिफ्ट क्या है? स्थिर है। ये केस फर्स्ट है, लिफ्ट स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी? 0 होगी। तो 0 होगी तो पृथ्वी जो है वो mg बल से इसको क्या करेगी? आकर्षित करेगी, तो उसके उतना ही बल ऊपर की ओर लगेगा। तो आभासी भार यानी आभासी भार जो होगा वो कितना होगा? mg के बराबर होगा। तो यह mg क्या है? वास्तविक भार है। तो किसी भी लिफ्ट यदि स्थिर है तो आभासी भार वास्तविक भार। अब दूसरा केस आता है कि लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही है, तो आभासी भार वास्तविक भार से ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा कैसे होता है? अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। केस नंबर सेकंड कह रहा है कि लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही है। लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही है तो नीचे की ओर क्या लगेगा? mg भार लगेगा। और a त्वरण से ऊपर जा रही है तो नीचे की ओर आभासी बल लगेगा। तो ऊपर की ओर क्या लगेगा? ma, यानी ऊपर की ओर प्रतिक्रिया फलस्वरूप mg लगेगा। और ऊपर जा रही है तो आभासी भार कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, तो ma। तो हमेशा आभासी भार जो होगा, आभासी भार वास्तविक भार से क्या होगा? वास्तविक भार से अधिक होगा, क्योंकि mg में ma जुड़ जाता है और जो प्रतिक्रिया फोर्स है वो उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आभासी भार हमेशा वास्तविक भार से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगला है लिफ्ट a त्वरण से नीचे आ रही है। तो यहाँ केस थर्ड में यदि हम बात करें, केस थर्ड की यदि हम बात करें तो लिफ्ट है a त्वरण से नीचे आ रही है, तो प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा, ma, और नीचे की ओर क्या है? mg। तो mg में से ma क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो आभासी भार हमेशा क्या होगा? यानी कि टोटल जो हम बल निकालेंगे वो निकालेंगे mg माइनस ma। तो माइनस होने के कारण आभासी भार वास्तविक भार से क्या होगा? कम हो जाएगा, वास्तविक भार से कम हो जाता है। तो वस्तु अपना जो व्यक्ति जो है वो अपना द्रव्यमान कम महसूस करेगा। हमें ऐसा भी लगता है जब झूला झूलते हैं तो हमें कम द्रव्यमान महसूस होता है, या लिफ्ट नीचे आती है तो हमें कम द्रव्यमान महसूस होता है। अगला केस है जब लिफ्ट इक्वल टू 0 यानी कि त्वरण शून्य हो, अर्थात एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही हो। तो जब वेग एक समान है तो वही भार होगा जो व्यक्ति का भार है, क्योंकि वहां पर कोई गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, अतिरिक्त त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। तो आभासी क्या होगा? बराबर होगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए या लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरे, तो हमेशा याद रखें केस 5 में डोरी टूट जाए, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। तो मान लीजिए ये लिफ्ट है और ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरे, स्वतंत्रता पूर्वक गिरे। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की दशा में जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो जो व्यक्ति पर जो भार होगा वो नीचे की ओर mg लगेगा, और जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो g त्वरण से नीचे गिरेगी, तो लगने वाला प्रतिक्रिया बल कितना होगा? mg। तो टोटल बल हो जाएगा mg माइनस mg, तो इनका दोनों का मान होगा 0। तो स्थिति कैसी हो जाएगी? भारहीनता की स्थिति हो जाती है। तो भारहीन महसूस करेगा, यानी व्यक्ति को अपना वजन महसूस नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक टूट जाती है तो व्यक्ति को कैसा होता है? आभासी भार 0 या भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लिफ्ट g त्वरण से अधिक त्वरण से गति करे, यानी लिफ्ट
यदि जी त्वरण से अधिक त्वरण से नीचे की ओर यदि गति करती है तो मान लीजिए इसको केस 6 को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक लिफ्ट है और जो प्रारंभिक भार है वह है mg है और जी त्वरण से जी डैश से अधिक से क्या कर रहे हैं, नीचे की नीचे गति कर रही है, तो ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लेगा mg डैश। तो mg डैश का मान mg से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो व्यक्ति ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, छत से जाकर क्या हो जाएगा, टक्कर कर लेगा। यानी व्यक्ति छत से, तो यहाँ पर व्यक्ति लिफ्ट की छत से क्या हो जाता है, टकरा जाता है, टकरा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से कुछ लिफ्ट से संबंधित सवाल परीक्षा में बनते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी हमने इनको क्या किया है, सम्मिलित किया है। निश्चित रूप से यहाँ पर सारे पॉइंटों को जो इनको मैंने सम्मिलित कर दिया है और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसको पूरे चैप्टर को बड़े ध्यान से आप समझें। अब अगली बात आती है घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल दो सतहों पर गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल है। मान लीजिए एक सतह ये है और दूसरी सतह ये है, तो इन दोनों की गति इस दिशा में हो रही है, हमने कोई बल लगाया, गति आगे की दिशा में हो रही है, तो इसके विरुद्ध गति के विपरीत जो कार्य करने वाला जो बल है वह कौन सा है? घर्षण बल। यानी परिभाषा के रूप में हम समझ सकते हैं वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव गति की क्या होती है? विपरीत होती है। और घर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। चिकना है तो घर्षण बल क्या होगा? कम होगा। यदि माध्यम खुरदरा है तो घर्षण बल का मान होगा। अब हम बात करते हैं घर्षण बल के प्रकार के बारे में। घर्षण बल तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल, तीसरा होता है गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है और हम इस पर क्या कर रहे हैं, कोई बल लगाएं लेकिन वह वस्तु स्थिर ही रहे, तो जो विपरीत दिशा में जो बल कार्य करेगा वह कौन सा होगा? स्थैतिक घर्षण बल। यानी वस्तु को स्थिर रखने वाला बल, वस्तु को स्थिर रखने वाला जो बल है वह कौन सा है? स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा है सीमांत घर्षण बल। इसको समझ सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। सीमांत घर्षण बल, सीमा है, यानी एक फोर्स लगाएंगे, गति प्रारंभ होगी तो एक निश्चित सीमा तक ही स्थैतिक घर्षण बल बढ़ सकता है। उस सीमा से ऊपर गति प्रारंभ हो जाती है तो इसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। तो वह सीमांत घर्षण बल कह सकते हो आप स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है। तो स्थैतिक घर्षण बल जो है वह सबसे ज्यादा होता है, सीमांत घर्षण बल उससे कम होता है और गतिक घर्षण बल क्या होगा? उससे कम होगा। तो सीमांत घर्षण बल गति प्रारंभ होने की दिशा में अवस्था में लगता है और गतिक घर्षण बल यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह वस्तु गति करे, तो गतिशील वस्तु पर जो बल कार्य करता है वह कौन सा है? गतिक घर्षण बल कहते हैं, जिसे हम FD के रूप में निरूपित करते हैं। तो यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा घर्षण बल का मान किसका होता है? स्थैतिक का, फिर सीमांत का, फिर उसके बाद गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। एक होता है सर्पी घर्षण बल और दूसरा होता है लोटनी घर्षण बल। मान लीजिए कि ये एक नत तल है और यहाँ पर एक वस्तु फिसल रही है। वस्तु क्या है? फिसलती है। तो फिसलने वाली अवस्था में जो घर्षण बल कार्य करेगा वह कार्य करेगा सर्पी घर्षण बल कार्य करेगा। और यदि कोई वस्तु लुढ़कती है, क्या होती है? लुढ़कती है, तो लुढ़कने वाली अवस्था में जो घर्षण बल कार्य करेगा वह लोटनी घर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि सतह किसकी ज्यादा टच में है? सर्पी घर्षण बल की, जबकि लोटनी की सतह। इसका अर्थ ये हुआ कि सर्पी घर्षण बल का मान लोटनी घर्षण बल के मान से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल का मान कम, सर्पी घर्षण बल का उससे कम और सबसे कम लोटनी घर्षण बल का मान होता है। घर्षण बल के गुण क्या होते हैं? घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क सतह का अर्थ होता है कि मान लीजिए सतह कोई चिकनी सतह है तो घर्षण बल का मान क्या होगा? कम होगा। और यदि सतह खुरदरी है तो घर्षण बल का मान हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। और कि ठोस वस्तुओं के मध्य, यानी ठोस वस्तुओं के मध्य खुरदरापन यदि ज्यादा होगा तो खुरदरापन ज्यादा होने के कारण उनमें घर्षण बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। द्रव और ठोस थोड़ा सा कम हो जाएगा तो द्रव और ठोस के मध्य घर्षण बल क्या होगा? कम होगा। वायु और ठोस के मध्य खुरदरापन बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण इनमें सबसे कम घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल का उपयोग
घर्षण बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हमें पैदल चलना है तो हम घर्षण बल के कारण ही पृथ्वी को धक्का देते हैं और पृथ्वी हमें उतनी बल से आगे की ओर तत्काल फलस्वरूप धक्का देती है। तो पैदल चलने में घर्षण बल क्या होता है? सहायक होता है। घर्षण बल कम होने के कारण बरसात के दिनों में यदि मोड़ पर फिसलने की क्या होती है? संभावना होती है, क्योंकि पहिए का जो घर्षण बल कम होने के कारण सड़क पर पकड़ कम हो जाती है, तो फिसलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। घर्षण बल वाहनों की गति में सहायक है, यानी सड़क से घर्षण बल के द्वारा ही सड़क पर जो वाहनों की गति होती है वह घर्षण बल के कारण ही संभव है। यदि सड़क एकदम चिकनी बना दी जाए तो वह वस्तुएं फिसलने लगेंगी, वो आगे की ओर गति नहीं करेंगी। मशीनों के कार्य दक्षता में सहायक, घर्षण बल के द्वारा ही कल पुर्जे एक दूसरे से सतह पर घर्षण बल के द्वारा ही कार्य कर सकते हैं। यदि वह घर्षण बल का मान कम होगा तो वह सतह फिसलने के कारण वो कल पुर्जे कार्य सही तरह से नहीं करते। घर्षण बल को कम करने के उपाय, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपरों में। तो घर्षण बल को कम करने के उपाय, ल्यूब्रिकेंट स्नेहक पदार्थ घर्षण बल को क्या करते हैं? कम करते हैं। और स्नेहक पदार्थ के रूप में हम ग्रीस, ऑयल, अन्य पदार्थों को हम लेते हैं। बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग में मान लीजिए ये दो सतहों का घर्षण बल ज्यादा था, तो हमने इसमें छोटे छोटे गोलाकार कणों को यदि हम डाल देते हैं तो बॉल बियरिंग द्वारा सर्पी घर्षण बल लोटनी घर्षण बल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण घर्षण बल का मान कम हो जाता है और घर्षण बल के मान कम होने के कारण जो कार्य दक्षता है वो बढ़ जाती है। ऐसा हमने सामान्यतः पहियों में सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। एक स्टेटमेंट है, घर्षण बल एक आवश्यक बुराई है। निश्चित रूप से घर्षण बल में ऊर्जा की हानि होती है, और जब ऊर्जा की हानि होती है तो हमें अपने कार्य दक्षता में कहीं ना कहीं हानि होती है। लेकिन यदि घर्षण बल ना हो तो ना तो मशीनें कार्य करेंगी, ना कोई वाहन गति करेगा, ना कोई हम कॉपी पर पेन से लिख सकते हैं, ना हम पैदल चल सकते हैं। तो यह बुराई होने के साथ साथ भी हमें जरूरी है। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट दिया गया है कि घर्षण बल एक आवश्यक बुराई है, बुराई भी है और जरूरी भी है। तो इस तरह से हमने बल के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको सभी को सम्मिलित कर, सभी छात्र इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। आने वाली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन बल से बनते हैं वो निश्चित रूप से आपके क्या हो जाते हैं, आने वाली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं वो आपके निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे। तो जितने भी छात्र की अगर कोई क्वेरी है, पूछना चाहता है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और ये बताएं कि आप आने वाली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं वो आपके निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे। तो जितने भी छात्र की अगर कोई क्वेरी है, पूछना चाहता है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और ये बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा है। किसी ने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और